हाँ देखिए, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में अगला खंड जो है प्रकाशिकी पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी में जितने टॉपिक है उसको हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए प्रकाशिकी है जिसमें प्रकाश आया। सबसे पहले हम लोग प्रकाश को जानते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रकाश होता क्या है। यह एक अदृश्य अनुभव है। क्या है प्रकाश? क्या है? एक अदृश्य अनुभव है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? जो दिखती नहीं लेकिन देखने में सहायता प्रदान करती है। तो प्रकाश की परिभाषा हम लोग बहुत प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, प्रकाश में ढेर सारे गुण होते हैं। मैं उन लोगों को बारी बारी से करके सबको पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश लिखिए। लिखिए, बोले यह एक अदृश्य अनुभव है। यह एक अदृश्य अनुभव है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम बोले हैं प्रकाश क्या है? अदृश्य अनुभव है। क्या है? और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, सबसे बड़ी पहली बात मैं बता कैसे हम वस्तु को देखते हैं। पहले दिमाग में कंसेप्ट बनाओ। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग बोर्ड को देख रहे हो और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सब का सारी क्रिया आप लोग करते हैं या आप देखते हैं। तो मैं किसी वस्तु को कैसे देखता हूँ, मैं उसका नियम बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यह मेज है। क्या है? मेज है। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ। तो कैसे देख रहा हूँ उसको समझो। देखो, मेज से प्रकाश चलता है। मेज से क्या चलता है? प्रकाश चलता है। बात समझ आया? देखो, या तो ऐसे समझो, दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी आँख से प्रकाश, मतलब हमारे आँख से प्रकाश की किरण निकलती है, ऐसे समझो। ठीक है, तो क्या होता है, इससे परावर्तित होकर, इससे क्या होता है, परावर्तित होकर हमारे आँखों के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश चलता है और फिर यहाँ से परावर्तन होता है। तो परावर्तन के कारण जो है वह हमारे आँख के भिन्न भिन्न अंगों से अपवर्तित होते हुए रेटिना पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग कहते हैं हम जो है उस वस्तु को देख पा रहे हैं। देखिए, तो देखने का यह नियम होता है, परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम दिखाई न पड़े। हम कुछ ऐसा करें कि हम दिखाई न पड़े। हमें कोई मतलब हम लोगों को, जैसे हमको आप लोग देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा उपाय करो हमारे शरीर से प्रकाश परावर्तन न हो। जब हमारे शरीर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम लोग को कोई देख नहीं पाएगा, तो हम अदृश्य हो जाएंगे। समझा? उन्होंने ढेर सारे प्रयोग किए, प्रकाश को बीच बीच में रोक कर प्रयोग किए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से परावर्तन होता है। जब परावर्तन पूरा होता है तो वह वस्तु चमकीला दिखाई देता है। जितना अच्छा जैसे कि देखो, ये आप हमको देख पाए तो हमारे शरीर से पूरे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, इसलिए हम ऐसा दिख रहे हैं। ठीक है,
जिसके शरीर से प्रकाश पूरी तरीके से पूरा परावर्तित होगा, वह उतना चमकीला दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आया? तो धुंधला और चमकीला का मतलब समझे कि नहीं? जो वस्तु चमकीला दिखाई पड़ता है उससे प्रकाश जो है अत्यधिक मात्रा में परावर्तित होता है, इसलिए वह चमकीला स्पष्ट दिखाई देता है। जो धुंधला दिखाई देता है उससे प्रकाश का परावर्तन कम होता है, इसलिए वह थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। समझ में आया बात? तो प्रकाश एक अदृश्य अनुभव है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन उसको हम स्वयं नहीं देख पाते हैं। ये बात सत्य है? अच्छा, जो वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं करती हैं, हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे वायु को किसी ने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? वायु प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है। कांच को किसी ने नहीं देखा है। अगर शुद्ध कांच है तो उसको आप रख देंगे तो पारदर्शी होता है, उसको आप नहीं देख सकते। पास से देख पाते हैं, थोड़ा सा परावर्तन हो जाता है। समझ में आया? तो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है। अगर उसको थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं तो पक्का है, मतलब उससे प्रकाश का कुछ किरण परावर्तित हो रहा है। बात समझ आया ना? तो प्रकाश का परिभाषा क्या है? प्रकाश एक अदृश्य अनुभव है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश के गुण लिख लीजिए। प्रकाश के गुण, प्रकाश के ढेर सारे गुण है, तो जो महत्वपूर्ण है मैं इसको लिख लेता हूँ। पहला क्या है? अदृश्य अनुभव है। क्या है? अदृश्य अनुभव है। कौन है अदृश्य अनुभव? प्रकाश। दूसरा क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ये कैसे सिद्ध करोगे भाई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं बोल दिया, तुम लोग मान लिए। हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और उष्मा में बदल जाता है, इसलिए गर्म हो जाती है। ठीक है? तो पहला है अदृश्य अनुभव है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा है यह सीधी रेखा में चलता है। वहाँ से नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा तुम लोग बच्ची इधर हो जाओ। यह सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। ठीक? सीधी रेखा बताओ कौन है? ये सीधी रेखा है कि ये सीधी रेखा है कि ये सीधी रेखा है? कौन वाला सीधी रेखा है? इसमें सीधी रेखा सभी है ना, ये मतलब सारे तो टेढ़ा है। समझ में आया? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक? चौथा पॉइंट है, अच्छा, अगर कोई पूछेगा सिद्ध करो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ को मैं नोट नहीं करा सकता। आप लोग अपने से उसको दिमाग रखिए, घर पे नोट करिए। यह सीधी रेखा में चलता है। कैसे सिद्ध करो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? इसका कारण या इसको हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसे बल्ब से प्रकाश चला ना, बल्ब से प्रकाश की किरण निकला, उसके सामने मैं खड़ा हूँ। ठीक है? तो जितना दूर तक मैं खड़ा रहूँगा उतना मैं प्रकाश को मतलब प्रकाश को मैं रोक लेता हूँ। ठीक है? और उसके आसपास का प्रकाश को मैं नहीं रोक पाता। तो जितना मैं प्रकाश को रोकता हूँ उतना पीछे अंधेरा होता है। पीछे क्या होता है? अंधेरा होता है। तो प्रकाश को हम रोक लिए तभी न अंधेरा हुआ। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता था, इसीलिए हम उसको रोक लिए, इसीलिए पीछे अंधेरा हुआ। अगर प्रकाश टेढ़ा में चलता, टेढ़ी रेखा में चलता, तो वह क्या करता है? यहाँ पर पढ़ने के बाद ऐसे बगल से जाके फिर ऐसे होके पीछे चला जाता। तो मैंने पीछे जो है छाया नहीं बनता। नहीं समझे क्या? जैसे प्रकाश अगर टेढ़ा चलता तो वहाँ से आया, फिर मेरे शरीर पे पड़ा, पड़ने के बाद भाई इधर तो जगह है, फिर टेढ़े से होकर जाके फिर पीछे से फिर पूरा दिखाई देता, तो मतलब छाया नहीं बनता। तो इससे सिद्ध होता है, छाया का बनना क्या सिद्ध करता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा उदाहरण यह है, जैसे प्रकाश टेढ़ा चलता
तो और बढ़िया था। जैसे अब अगर दूसरे के घर में क्या रखा हुआ है, वहाँ से प्रकाश आता, फिर टेढ़ी मेढ़ी करके हमारे आंखों तक पहुँचता, तो मैं जान जाता कि उसके घर में क्या है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है, प्रकाश टेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो चलो चौथा पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन। प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन व्यतिकरण ध्रुवण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ध्रुवण आदि होता है, वो भी लिख सकते हो। तो जितना तुम लोग को कक्षा 12 में प्रकाश से संबंधित भाग पढ़ना है, सब प्रकाश का गुण है। समझा? परावर्तन भी इसी में पढ़ना है, अपवर्तन भी पढ़ना है, प्रकीर्णन भी पढ़ना है, व्यतिकरण भी पढ़ना है, विवर्तन भी पढ़ना है। विवर्तन नहीं लिखे क्या? विवर्तन भी लिख लो। हाँ, विवर्तन आदि होता है। जितना मतलब जैसे कोई पूछा प्रकाश का गुण बताइए, तो कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो चैप्टर का नाम है उसी को बता दीजिए। ठीक है? हाँ, अगला पॉइंट है, चले। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चले। प्रकाश सभी माध्यमों में या तो ऐसे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ऐसे लिखो, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हाँ देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, निर्वात में भी चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और लास्ट पॉइंट है, प्रकाश में तरंग और कण दोनों का गुण सम्मिलित होता है। प्रकाश में तरंग और कण दोनों का गुण सम्मिलित होता है। तो देखिए, प्रकाश के ढेर सारे गुण हम जो है बता दिए। इसमें क्या होता है, प्रकाश हम बोले प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड में हम जितना चीज़ देखेंगे, जितना भी वस्तु देखेंगे, मतलब जो भी हम देखते हैं, या तो कण होता है या तो तरंग होता है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग के कानों के पर्दे तक जाता है, वहाँ कंपन होता है, फिर कंपन से ध्वनि का संकेत जो मिलता है उसका दिमाग कैलकुलेशन करके आपको समझने की प्रेरणा देता है। ठीक है, बात समझ आया ना? तो ये क्या महसूस किए आप? तरंग को महसूस किए। बात समझ आया ना? और ये मैं मार्कर लिया तो कण है, क्या है? कण है। तो मतलब विद्वानों में यह बात उठा प्रकाश बताइए कण है कि तरंग है, यह बात आया सामने। तो कुछ लोग जो है उसका कण होने का प्रमाण दिए, कुछ लोग जो है उसका तरंग होने का प्रमाण दिए। ये वाला मतभेद जो है बहुत दिन तक चलता रहा। तब डी ब्रॉगली ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों का गुण रखता है। समझ में आया? तो हमें ये भी पढ़ना है, कक्षा 12 में ये टॉपिक भी पढ़ना है। तो किसने किसने कण होने का प्रमाण दिया और कैसे दिया, और किसने किसने तरंग होने का प्रमाण दिया और कैसे दिया। ठीक, और दोनों को मिलाकर भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का प्रकाश का गुण हो गया। एक गुण और लिख लीजिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के दृश्य भाग का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के दृश्य भाग का तरंग
दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। एक और लिख लेना, हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका गुण क्या है? दृश्य अनुभव है, ऊर्जा है, इसमें ऊष्मा होता है, इसमें तरंग और कण दोनों का गुण होता है, सीधी रेखा में चलता है, इसमें परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, अपवर्तन सब मतलब गुण होता है। ठीक है। और इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ क्या होता है उसको समझ लो ध्यान से। जैसे कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसका एक पथ तैयार होता है। क्या होता है? पथ। जैसे सीधा जाएगा तो एकदम सीधी रेखा वाला पथ तैयार होगा। अगर उछलते हुए जाएगा तो उसका पथ ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे करके जाएगा तो उसका पथ ऐसे। जैसे सांप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे ऐसे करके जाता है ना। अब मेढक क्या करता है? यहाँ से उछलता है, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो वो जो यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे, हम उसको मैं नहीं लिख सकता, ऐसे समझ लो। यहाँ से मेढक उछल के यहाँ गया, फिर ऐसे गया, मेढक का पथ ये हो गया। बात समझ आया? सांप का क्या होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है। चींटी का क्या होता है? एक सीधी रेखा में होता है। ऐसे ही प्रकाश का पथ होता है। प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो सरल रेखा में तो जाता है, ठीक है, लेकिन कैसे होके जाता है? जैसे प्रकाश यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में गया, सीधी रेखा में जाता है, ठीक है, लेकिन कैसे करते हुए जाता है? इस तरीके से जाता है। ठीक है। यह वाला क्या है? अनुप्रस्थ। ठीक है। जब जिधर संचरण हो रहा है, प्रकाश और संचरण किधर से किधर हो रहा है? ए से। और कंपन किधर हो रहा है? ऊपर से नीचे। मतलब संचरण की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। संचरण की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस तरीके से जाता है ना, लेकिन सीधी रेखा में जाएगा तो उसको हम लोग अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं, इसीलिए। ठीक है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? ध्वनि यहाँ से आप लोग के कानों तक कैसे पहुँच रही है, वह अनुदैर्ध्य प्रकृति है। उसका मार्ग कैसा है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पास से पहुँचता है, ऐसे जाएगा। इस तरह से यहाँ तक ध्वनि को जाना है, ऐसे करके जाएगा। ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा दूर दूर कंपन होगा, फिर पास तक होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर पास तक ऐसे। मतलब इसमें जो होता है ऊंचा, जो ऊंचा वाला होता है उसको श्रृंग हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले क्या बोलते हैं? गर्त। गर्त माने खाई होता ही है, ये चोटी है श्रृंग, ये क्या है? गर्त है। समझ आया? नीचे वाले गर्त कहते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है? जहाँ पे कंपन पास पास में होता है, जहाँ पड़ू पास पास होते हैं उसको संपीडन कहते हैं, जहाँ दूर दूर हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विरलन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये अनुदैर्ध्य का मार्ग है, ये अनुप्रस्थ का मार्ग है। तो प्रकाश का मार्ग कौन है? अनुप्रस्थ का। और ध्वनि का कैसा होता है? अनुदैर्ध्य का। ठीक है। हाँ, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? ध्यान से देखो। यह एक पालिशदार सतह होता है। ठीक है। पालिशदार जो है सतह होता है, एक सतह होता है, उसको जो है पालिश किया गया है। ठीक। इस पर जो है कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश जब चलता है तो किरण पुंज माने उस ढेर सारे किरणों को मिलाकर किरण पुंज होता है।
ढेर सारा किरण जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो उस किरण पुंज से मैं एक किरण की बात कर रहा हूँ। प्रकाश का एक किरण यहाँ से आया, इस तल पे पड़ा। ठीक है, इस तल पर पड़ा, यह इतना अच्छा पॉलिश किया हुआ है, यह प्रकाश के किरण को परावर्तित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? हाँ, ये ऐसे परावर्तन का तो परिभाषा है। परावर्तन तो हमें बोलना नहीं है, परिभाषा जिसका होता है उसको अंतिम में हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, तो प्रकाश की यह किरण है, इस तल पे पड़ती है बिंदुओं पर। ठीक है, पड़ती है, पड़ने के बाद तल के जिस ओर से आ रहे थे उसी ओर चली गई। ये तल है, तल के इधर से आ रही थी प्रकाश और फिर इधर चली गई। तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बहुत लोग सोचते हैं इधर से आए इधर ही जाए ना, तो उसी माध्यम मतलब होगा तल के इधर अलग माध्यम, तल के इधर अलग माध्यम। तो जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ वापस लौट गया। तो प्रकाश के ऐसे गुण को हम लोग प्रकाश का परावर्तन नाम दिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जहाँ भी प्रकाश पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु और तल, मतलब तल जो होता है, तल पे एक ऐसा लंबवत रेखा खींचते हैं जो आपतन बिंदु से होकर जाए। जैसे ये तल है ना, इस तल को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। लंबवत रेखा मैं इस पे ढेर सारा खींच सकता हूँ। ये लंब रेखा है। क्या है? लेकिन हमें वहां पे लंब खींचना है जहां पे प्रकाश पड़ता है। प्रकाश कहाँ पड़ा है? ओ पर। तो यहाँ पे हम लंब खींचते हैं। एक काल्पनिक रेखा होता है, इसको हम लोग अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा होता है। और यह रेखा कैसा होता है? तल के लंबवत होता है। और लंबवत किस बिंदु से होता है? आपतन बिंदु पर। हमने बोला क्या, मतलब जैसे कि तल है ना, तल पे ढेर सारा हम जो है लंबवत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन हमें किसको लेना है? आपतन बिंदु को जो लंब हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को नाम दिया गया अभिलंब। बात समझ में आया? अच्छा, तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। यहाँ से जो कोण बनेगा उसको हम लोग को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आई बराबर आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब ये है, और परावर्तित हुआ किरण, ये वाला जो कोण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, और एक इसमें होता है परावर्तक सतह। इस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ध्यान से देखो, परावर्तन में कितने लोग आ गए? पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु, चौथा अभिलंब, पांचवा आपतन कोण, छठवां परावर्तन कोण। समझ में आया? और एक क्या है? परावर्तक सतह। इतनी सारे बातें आ गई। तो परावर्तन की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने पालीदार सतह पर पड़ती है तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हो गया, तो परावर्तन के नियम बनाए गए। परावर्तन के नियम क्या बनाए गए? बार बार प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके अभिलंब को खींचकर इस वाले कोण को इस वाले कोण को मापा गया, ये दोनों बराबर आते हैं। तो उसका नियम बना दिया गया। क्या नियम बना दिया गया? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये नियम कैसे बनाया गया होगा? ढेर सारा प्रयोग किया गया होगा। हर बार आई और आर को मापा गया होगा। जितना आई रहा होगा उतना आर रहा होगा। समझ आया? जैसे हमने प्रयोग किया तो हमारा आई 35 अंश था, तो आर भी 35 अंश। आपने प्रयोग किया, तुम्हारा आई 60 अंश था, आर भी 60 अंश था।
किसी का बदल के नहीं आएगा। जब किसी का बदल जाएगा तो नियम कहाँ रह गया, सबका एक जैसे आया। यहाँ पे जो 15 अंश लिया था उसका भी यहाँ 15 अंश आया, दोनों बराबर, मतलब जो लिया है वही आना चाहिए। ये वाला कोड सबका बराबर आया, तो उसको एक नियम बना दिया गया। कौन सा नियम बना दिया गया कि परावर्तन के नियम में आपतन कोड और परावर्तन कोड बराबर होता है, ठीक है। और एक नियम बनाया गया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक तल में होते हैं। तल का मतलब मैं कई बार समझाया हूँ, आज एक बार फिर। एक तल आप लोग बैठे हैं ना, एक तल पे बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं कहाँ बैठे हैं, एक तल पर। एक बोर्ड दूसरे तल पे है, आपका तल दूसरा है, ठीक है। और छत से जो पंखा लटकता है उसका तल दूसरा है, ठीक है। बात समझ आया ना। तो जो आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये परावर्तन के नियम है, ठीक। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। हाँ लिखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराता है तब वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। मार्ग नहीं, एक मिनट। जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराता है तब वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। खड़ी पाई प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। चित्र बना लीजिए, एक हो गया सबका। अगर मान लो मेरा प्रकाश की किरण यहाँ पे गिरता है, एक किरण मान लो यहाँ पे गिरता, तो हमारा ओ कहाँ रहता, हाँ, जहाँ प्रकाश गिरेगा वहीं पे ओ मानेंगे और वहीं पे लंबवत रेखा खींचेंगे काल्पनिक, वहीं अभिलंब होगा। समझ में आया ना। आप लोग चाहे प्रकाश को यहाँ गिराइए, चाहे प्रकाश को उठाकर यहाँ गिराइए, चाहे प्रकाश को चाहे जहाँ गिराइए, ठीक है। जहाँ पे गिराएंगे वहीं आपका आपतन बिंदु होगा। समझ में आया। चित्र बना लीजिए अच्छे से। प्रकाश का परावर्तन में परावर्तन के नियम, चलिए इसमें दो नियम है। पहला लिखिए, बोले। हाँ, पहला है आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा लिख लीजिए, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये जो कोण होता है अभिलंब से बनाया जाता है, कहाँ से, हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आया। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि कोई ये प्रकाश है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक मैं क्वेश्चन समझ लो दे रहा हूँ। ये प्रकाश की किरण है, ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ पे जो है 40 अंश का कोण बना है, परावर्तक सतह से जो किरण है 40 अंश का कोण बनाया है। इसमें आप परावर्तन कोण बता सकते हैं कितना होगा, कितना होगा, कैसे होगा 40, ध्यान से देखो,
आई मेरा ये है, पहले इसको निकालो। आई कितना होगा? बात नहीं। देखो, जो आपतित किरण है सतह से 40 अंश का कोण बनाया है, ठीक है। तो जो सतह से कोण बनता है इसको हम लोग आई नहीं बोलते हैं। आई क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो हमें सबसे पहले आई ज्ञात करना है। आई क्या होगा हमारा? आई बराबर होगा 90 - 40। क्यों 90 होगा? ये यहाँ से यहाँ तक अभिलंब है तो 90 अंश होगा ना। 90 अंश से 40 निकल गया, कितना बचा? 50। जब आई 50 अंश हो गया तो आर कितना होगा? आई इस नियम से आई बराबर आर होता है, और आर बराबर कितना होगा? 50। समझ में आया? हाँ, तो ये बात ध्यान देना, यहाँ पे मतलब कंफ्यूज मत होना। कंपटीशन में आता है यहाँ 40 देकर सभी लोग 40 मार के चले आते हैं और बड़ा खुश होंगे कि मेरा तो सही है। समझ में आया? तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना सरल प्रश्न दिखने में होता है वह इतना कठिन भी होता है। ये 40 है तो 90 में से 40 घटा दिए 50, ये वाला भी 50, ये वाला भी 50, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन उतार के परावर्तन कोण का मान बताओ। परावर्तन कोण बराबर प्रश्नवाचक। यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो है एक परावर्तक सतह है, प्रकाश इस पर लंबवत आपतित होता है। लंबवत ऐसे लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन भी ऐसे हो जाता है। तो आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण बताना है। आपको क्या बताना है? कोण आई बराबर प्रश्नवाचक, कोण आर बराबर प्रश्नवाचक। है, देखो हमें आई निकालना है और आर। तो कोण आई बराबर होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और, हाँ ये याद होना चाहिए, अभिलंब के बीच का कोण। ऐसे आपका कभी गलत नहीं होगा। आपतित किरण यही है और अभिलंब भी यही है, ध्यान दो। 90 अंश पे है ना। आपतित किरण यही है और अभिलंब भी यही है। कैसे कोण हुआ? 0 अंश। जब आपतित किरण और अभिलंब एक ही रेखा है तो वह रेखा उसी रेखा से कितना अंश कोण बनाएगा? 0 अंश। जैसे यहाँ एक रेखा है, या अपने से कितना अंश कोण बनाएगा? 0 अंश, ठीक है। और कोण आर बराबर क्या होता है उसका भी सूत्र लिख लो। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो परावर्तित किरण कितना? परावर्तित किरण कहाँ है? यही है ना। और अभिलंब कितना है? वही है, तो अभी 0 अंश होगा, ठीक है। हाँ, देखिए इसी क्वेश्चन में एक प्रश्न और बनता है। इसमें कभी कभी पूछ देता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। आपतित किरण ये क्या होता है? परावर्तित किरण। बात नहीं, परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। तब क्या होगा? आई प्लस आर। सॉल्यूशन क्या होगा? आई प्लस आर। आई मेरा कितना है? 50 ना, और प्लस 50 कितना होगा? 100, ठीक है। हाँ, तो देखो
आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा? 50 से है, 50 से है, 50 50 100, 50 से आया कैसे? 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखिए देखने का नियम एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे इसको मैं मिटा दूं। देखने का नियम किस पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। देखने का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर। अगर वस्तु से किरण परावर्तित नहीं होगी तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं, ध्यान सुनो। जैसे वस्तु है, क्या है? इस पे अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश मान लीजिए कहीं से सूर्य के प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, इस पे पड़ता है। पड़ने के बाद क्या होता है? प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। अब वही परावर्तित किरण जब हमारे आँखों में जाता है तो हमारे आँख में भिन्न भिन्न माध्यम होता है। ठीक है, उसमें पहले 2 प्रकार का द्रव होता है, उससे अपवर्तित होता है। फिर लेंस होता है, उससे अपवर्तित होता है। अपवर्तित होते होते अंतिम में रेटिना को प्रतिबिंब बना देता है। जब रेटिना को प्रतिबिंब बनाता है तो हमारा दिमाग जो है उसको सीधा करके वस्तु को देखता है। ठीक है, तो परावर्तन का क्या नियम है? अरे देखने का क्या नियम है? वस्तु से किरण चलेगा। आप सोचोगे वस्तु से किरण कैसे चलेगा? वस्तु तो प्रकाश है नहीं। तो वस्तु पे जो है प्रकाश जब पड़ता है कहीं से तो वह क्या है? प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है, हमेशा परावर्तित करता रहता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे हूँ, बाहर साइकिल खड़ी है तो साइकिल से प्रकाश किरण परावर्तित होता रहता है। हमें उसको देखना है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसका जो सीधी किरण है, परावर्तित होने वाला जो सीधा किरण आएगा, मैं उसके सीध में जाऊंगा तो जो है वह किरण हमारे आँखों के भिन्न भिन्न भागों से अपवर्तित होते हुए रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, तब हम लोग जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए क्या जरूरी है? परावर्तन। समझ में आया ना? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले बार अगले टॉपिक के साथ।